अगर शिंदे की बात करें तो वो भी नानुकुर के बाद अब लगभग सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आए। महाराष्ट्र में आज का दिन सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज महाराष्ट्र में होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ, काफी समय से चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लगा दी गई और ऐसे में दो डिप्टी सीएम की जो चर्चा चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे अभी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एकनाथ शिंदे का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तरफ देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, बीच में वो हैं, एक तरफ अजीत पवार हैं, और जब डिप्टी सीएम पद को लेकर बात है तो मजाकिया लहजे में एकनाथ शिंदे कहते हैं कि अजीत पवार यानी कि हमारे जो भाऊ हैं उनको तो आदत है सुबह भी शपथ ले लेते हैं, शाम भी शपथ ले लेते हैं, लेकिन वो खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं। और अगर वो डिप्टी सीएम पद लेना भी नहीं चाहते हैं, ये भी खबर आ रही है, तो एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है और जिस सीएम कुर्सी के लिए वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे, आखिरकार हंसते हंसते उन्होंने उस कुर्सी को देवेंद्र फडणवीस के हाथ सौंप दिया। तो क्या जो सरकार महाराष्ट्र में बन रही है वो सरकार 5 साल चल पाएगी, या एकनाथ शिंदे की खामोशी जो है वो बीजेपी का खेल बिगाड़ती नजर आएगी? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, बहुत बड़ा दिन है आज का, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े गेस्ट, बहुत बड़े बड़े मेहमान आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत की बात है, अमित शाह की बात हो रही है, जेपी नड्डा की बात हो रही है। लेकिन सर, मैं एक ऐसे चेहरे का जिक्र यहाँ पर करना चाहूंगा जो काफी ज्यादा वो सस्पेंस भी बरकरार बनाकर रख रहे हैं, कुछ खुलकर बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्या मंत्रालय है, क्या पद मिल रहा है, पार्टी आलाकमान ने तो तय कर दिया है, लेकिन एकनाथ शिंदे की सर मैं खामोशी का जिक्र करना चाहूंगा कि शिंदे क्यों जो है वो चीजों को समेट कर रखना चाहते हैं, क्या छुपाने की कोशिश शिंदे कर रहे हैं। और एकनाथ शिंदे, जैसा कि कहा जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम पद नहीं लेंगे, अगर वो डिप्टी सीएम पद नहीं लेते हैं तो क्या उन्हें उम्मीद है कि उनके अनुसार उन्हें वो मंत्रालय दिए जाएंगे जिसकी वो मांग कर रहे हैं? अगर वो भी नहीं मिलता तो एकनाथ शिंदे क्या महायुति के साथ आगे अपना सफर जारी रख पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल शिंदे के बारे में लगातार जिक्र इस बात को लेकर भी हो रहा था कि वो मौजूदा मुख्यमंत्री थे, और जाहिर बात है कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री होता है उसके चेहरे पर एक अलग तरह से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की जो प्रोसेस है वो बनाई जाती है, यानी उनको सबसे आगे रखा जाता है। और अगर चुनाव में आप जीतते हैं तो जाहिर बात है कि आप विनिंग टीम के कैप्टन हैं तो आपको ही जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूरे का पूरा मामला उल्टा दिखाई पड़ता है कि बीजेपी जो 132 सीटों पर जीत के आई है वो ये चाहती है कि भाई अब मुख्यमंत्री उनकी तरफ से होना चाहिए। और देखिए, 1.5-2 सप्ताह से लगातार यही माथापच्ची चल रही है, कभी शिंदे कुछ बोलते हैं, कभी बीजेपी की तरफ से कोई बयानबाजी आती है, लेकिन अब जाकर ये मामला लगभग फाइनल हो रहा है कि इसमें जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं जो तीनों दल हैं वो मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि तीनों दल मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ पर अजीत पवार कुछ और कह रहे थे, शिंदे कुछ और कह रहे थे, और अजीत पवार ने तो यहाँ तक कहा कि भाई मैं तो जो है फडणवीस के साथ में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा, लेकिन शिंदे जी के बारे में नहीं कह सकता कि शाम तक उनका मन कहीं बदलता हुआ ना नजर आए। उसी के जवाब में शिंदे कहते हैं कि जो अजीत पवार जी हैं, भाऊ हैं, जो वो जो है शपथ लेने के काफ़ी माहिर हैं कि वो मॉर्निंग में भी शपथ ले सकते हैं तो शाम को भी शपथ ले सकते हैं, तो वहाँ पर हंसी का माहौल बन जाता है। लेकिन देखिए, इन हंसी की कह सकते हैं कि ठहाकों के बीच में कहीं ना कहीं दर्द भी उभर कर सामने आ जाता है शिंदे का, क्योंकि लगातार शिंदे की ये मांग थी या उनकी पार्टी की ये मांग थी कि भाई अगर मुख्यमंत्री किसी को बनाया जाए तो एकनाथ शिंदे को बनाया जाए, क्योंकि लगातार वो मजबूत रहे हैं, लगातार उन्होंने ताकतवर तरीके से चुनाव में कह सकते हैं फाइट की है, और यहाँ पर बड़ी कह सकते संख्या में जीत भी दर्ज की, यानी 57-58 जो एमएलए हैं उनकी पार्टी के चुनकर आए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री उनको बनाया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी लगातार यही बात कह रही है कि भाई एक बार आप मुख्यमंत्री बन चुके हो तो अब हमारी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए, यानी कि जो देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री थे उनको इस बार मुख्यमंत्री बनाइए। खैर, अब
तमाम विचार विमर्श के बाद, तमाम चीज़ों के गहन कह सकते हैं सोच विचार के बाद ये नाम फाइनल हुआ है कि भाई देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए, क्योंकि आज शाम को शपथ ग्रहण समारोह भी है। यहाँ से जो मंत्रिमंडल का गठन होना है, मंत्रिमंडल के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि मुख्यमंत्री का चुनाव और मुख्यमंत्री पद को शपथ, ये अपने आप में महत्वपूर्ण था। साथ में जो उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनके नामों पर चर्चा, जो कि अब लगभग फाइनल होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि अजीत पवार तो कंफर्म मान के चलिए, वहीं अगर शिंदे की बात करें तो वो भी नानुकूर के बाद अब लगभग सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आएंगे। मेरे दो सवाल आपसे रहेंगे। पहला सवाल ये रहेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा उसका अस्तित्व ही खत्म हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूं और उद्धव ठाकरे का नाम ना लूं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में, वो भी जो है सीएम पद पूर्व जो है वो सीएम रह चुके हैं, 2.5 साल उनका भी कार्यकाल रहा। और दूसरी तरफ हम तस्वीर देखते हैं कि उन्हीं उद्धव के साथ में बीजेपी ने धोखा किया, शिंदे को पीछे के दरवाजे से विधायकों संग बुला लिया, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। और वही कहानी सर अब एकनाथ शिंदे के साथ हो गई कि आपने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शिंदे को बाहर का जो रास्ता दिखाया गया, और इसमें यह भी कहा जा रहा है संजय राउत की तरफ से कि एकनाथ शिंदे का जो अस्तित्व है वही भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। यानी कि जिस मंशा के साथ में आए थे राजनीति के अंदर एकनाथ शिंदे, वो अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने उनके हाथ से समेट लिया है, खींच लिया है। कितनी बड़ी सर आप इन चीजों को देखते हैं, मानते हैं कि वाकई बीजेपी ने जो उद्धव के साथ किया वो कहीं ना कहीं शिंदे के साथ किया है? देखिए, जाहिर बात है यहाँ पर बीजेपी के लिए अक्सर ये बात कही जाती है कि बीजेपी को तमाम जो पार्टियां सपोर्ट करती हैं, अगर बीजेपी के साथ वो रहीं तब तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बीजेपी से वो अलग होती हैं उसके बाद बीजेपी उन पार्टियों के साथ में जैसा हशर करती है, वो ढेरों एग्जाम्पल सामने हैं जिससे आप समझ सकते हैं। आप देखिए, अगर दुष्यंत चौटाला की बात करें, हरियाणा में वो अपने परिवार से अलग होकर जेजेपी का गठन करते हैं, उनकी पार्टी 10-12 सीटें भी जीती हुई नजर आती है, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार भी बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही 2023 आता है और दोनों के बीच में मनमुटाव होता है, और ये मनमुटाव इस लेवल पे चला जाता है 24 आते आते कि दोनों जो हैं वो अलग हो जाते हैं, और यहाँ पर जो जेजेपी है वो अपनी कह सकते हैं कि तमाम उम्मीदवार उतार देते हैं लोकसभा सीटों में, और यहाँ पर सभी की हार होती है। इसके बाद आप देखिए विधानसभा चुनावों में जेजेपी आज़ाद के साथ में समर्थन में जाती है, सपोर्ट में जाती है, और चुनाव में उतरती है, और वहाँ पर सारी सीटों पर उनकी हार होती है। यहाँ तक कि 15% वोट बैंक उनका नजर आया था 2019 में, वो खिसक कर 1% भी नहीं बचता। आप जरा शिवसेना को देखिए, बीजेपी के साथ ही सब कुछ ठीक ठाक था, बीजेपी से अलग होती है तो शिंदे और उद्धव ठाकरे 2 गुटों में बढ़ जाती है। आप जरा कांग्रेस पार्टी को देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, तमाम जगह पर जहाँ पर उनके जो विधायक है उनको फितरत मिलाती हुई नजर आती है। तो बीजेपी की ये फितरत है कि बीजेपी जो है पार्टियों को तोड़ने में लगातार कह सकते हैं लगी हुई है, और इसी तर्ज पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर शिंदे बीजेपी के साथ नहीं आते तो ये भी कहा जा रहा था कि यहाँ शिंदे गुट में भी बगावत हो सकती थी, शिंदे गुट भी अलग पड़ सकता था। और इसी बात को भांपते हुए शिंदे ने यह फैसला किया कि भाई बीजेपी के साथ रहने में भलाई है, कहीं ऐसा ना हो कि उनसे अलग हुए तो हमारी पार्टी भी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ जाए। यानी कि एक पार्टी में से पहले ही 2 पार्टी हो चुकी हैं, अब वो दूसरी पार्टी में से और भी कई धड़े बढ़ते हुए नजर आ जाए। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो लगातार बनती हुई नजर आई, और साथ में ये भी कहा गया कि यहाँ पर जो शिंदे गुट है वो इस बात को लेकर जरूर कहीं ना कहीं परेशान भी था, हतोत्साहित भी था कि भाई मुख्यमंत्री का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का जो कद है वो उनकी पार्टी के हिसाब से सूटेबल बैठता है। लेकिन फिर भी शिंदे को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने ये पद अपने पास रखा है। अब भले ही तीनों एक साथ मिलकर चलने की बात तो करते हों, लेकिन इस एक साथ चलने में कहीं ना कहीं अभी भी दूरियां बनी हुई हैं, अभी भी कहीं ना कहीं आपस में तल्खियां हैं। अब ये तल्खियां किस तरह से आगे बढ़ेंगी, आने वाले 5 साल किस तरह से होंगे, क्या देवेंद्र फडणवीस कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या बीच में कोई उथल पुथल मस्ती भी नजर आने वाली है, क्योंकि अभी भी सब साथ तो हैं लेकिन एक मन होकर काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और सर ने महाराष्ट्र की राजनीति पर जो बात रखी उसमें एक बात है, बगावत शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी के खिलाफ बगावत कर सकते हैं, और अगर बगावत होती है तो कितना महाविकास अघाड़ी को फायदा होता नजर आएगा? हालांकि अपने दर्शकों को मैं जरूर बता दें कि भले ही विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत निकाली है, लेकिन अगर लोकसभा सीटों के लिहाज से बात करें तो जो शिवसेना है शिंदे वाली, इनके जो सांसद हैं
इनका बहुत बड़ा रोल भी नजर आ रहा है और यही तो वजह है कि बीजेपी शिंदे को नहीं जाने दे रही थी। लेकिन अब शिंदे को अगर बड़ा रोल नहीं मिलता है तो क्या वाकई लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।